अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से, तो वहीं सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जो कि पहले से लहर इस महंगाई की जारी थी, उसमें मज़ीद आए रोज़ शिद्दत आती जा रही है। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर तनकीद ये होती रही कि आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है और आप जो महंगाई है उसको काबू करने में नाकाम नज़र आते हैं। अगर उस वक्त की अपोजिशन, जो आज की एक नया मखलूत सेटअप है गवर्नमेंट में जो बैठा हुआ है, वो ये बातें करता था ये लोग नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं, इनसे गवर्नेंस के मसाइल दूर नहीं हो रहे, ये महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम आ जाते हैं इक़्तिदार में, हम चूँकि तजर्बाकार हैं, हमारी गवर्नेंस बहुत बेहतर है, हमने कई बार इस मुल्क में हुकूमतें की हैं, तो देखिएगा कि हम इस तमाम अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं इन्हें कैसे नीचे लेकर आएंगे। लेकिन मामला इसके बरअक्स हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गो कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि गवर्नेंस एक बड़ी वजह थी महंगाई की, जिसकी वजह से आवाम जो है वो ख़ासे परेशान हमें नज़र भी आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही है उसमें गवर्नेंस की वजह से महंगाई का अंसर भी नुमाया रहा है। और ये फ़कत ख़बरों तज्जियों की हद तक बात नहीं है। ख़ुद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके थे कि हमारी हुकूमत में महंगाई है, कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ दें, लेकिन वजूहात भी वो बताते थे। लेकिन बहरहाल वो ये बात भी ज़रूर करते थे ख़ित्ते के लिहाज से अभी भी सस्ता जो मुल्क है वो पाकिस्तान ही है। मगर मामला अब उलट हो चुका है। जो कल तक की हुकूमत थी वो आज की अपोजिशन बन चुकी है, और जो कल की अपोजिशन थी यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन थी, वो आज की नई मखलूत हुकूमत बन चुकी है। और अब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नई मखलूत हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहा है, और नई मखलूत हुकूमत वही बयानियाँ उसी को तकरार कर रही है जो उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात जब हुकूमत में थी वो कर रही थी। उसी बयानी को लेकर चल रही है कि महंगाई का जो अंसर है वो आलमी मार्केट की वजह से है। आलमी मार्केट में चूँकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हम नहीं कर सकते हैं एक चीज़, हम महंगी ख़रीद कर सस्ती नहीं दे सकते हैं। यही बात इमरान खान साहब भी किया करते थे, ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब भी कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की जाती थी नून लीग की, तो आज वो तनकीद अपने ही दलाइल के तौर पर क्यों पेश की जा रही है? आवाम को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गैर मकबूलियत की एक वजह समझा जाता था, बड़ी वजह, तो उसमें महंगाई का अंसर था। उसमें यह नहीं था कि आपने लोगों को करप्ट बेसिस के ऊपर सजाएँ दी हैं, आपका एहतसाब का अमल अच्छा है बुरा है, इन चीज़ों के ऊपर म्यारात आवाम के नहीं थे। आवाम इस चीज़ के ऊपर परखती थी कि आपने लोगों को रिलीफ कितना दिया है, आपने महंगाई में कमी किस हद तक की है, आपने सस्ताई कितनी की है, जो बुनियादी जो चीज़ें हैं अशिया खुरनोश है उनमें कितना आवाम को जो है वो रिलीफ दिया है। लेकिन बहरहाल एक हफ़्ते के दौरान 60 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो जाना, यकीनी तौर पर जो महंगाई है इसके अंदर मज़ीद शिद्दत आई है। और इससे तमाम जो चीज़ें जो मुंसलिक है, यकीनी बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफ़ा होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इजाफ़ा होता है, बुनियादी जो चीज़ें हैं अशिया खुरनोश है उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाता है, बिजली की कीमतें भी बढ़ जाया करती हैं, और ऐसे ही दीगर तमाम अमूर जो कि मुंसलिक हैं इन तमाम चीज़ों से, उनके जो रेट हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाया करती हैं। अब एक चैलेंज है इस नई मखलूत हुकूमत के लिए, गो के ये हुकूमत कहती है कि हमें चूँकि IMF के प्रोग्राम में रहना है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उन शराइत के ऊपर अमल दरामद करवा कर गई थी, यकीन दहानियाँ करवा कर गई थी कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस हद तक इजाफ़ा करेंगे। इसलिए मजबूरी है कि अगर हमने उस प्रोग्राम में रहना है तो हमें फिर वो चीज़ें, वो नुकात, वो शराइत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके गई थी वो हमें तस्लीम करना पड़ेगी। अगर हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाते हैं तो फिर हम डिफ़ॉल्ट की जानिब जाएंगे, खुदा न खासा और ऐसी नौबत ना आए। बार बार इसी प्लेटफॉर्म से हम ये बात बार बार कर चुके हैं कि श्रीलंका के अगर हालात को जब आप देखते हैं तो श्रीलंका में भी जो हुक्मरान जमात थी, जो पक्सा ख़ानदान था, वो यही कहता हुआ हमें नज़र आता था कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। IMF हमसे ये कह रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दें, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम लोगों को डिलीवर करेंगे, और जितना भी जो बोझ है वो हम खुद बर्दाश्त कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। हुकूमतों ने अपने ऊपर कभी भी उस तरह से बोझ ज़ाती हैसियत में नहीं बर्दाश्त किया है, और श्रीलंका इसकी वाज़ेह मिसाल है। श्रीलंका में जिस हद तक जो सूरत हाल बनी है
वो कि मामूली सूरत हाल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड की वजह से उनकी 3 इंडस्ट्रीज़ मुतासर हुई हैं। एक अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, सियाहत की अगर हम बात करें, और फिर ओवरसीज़ की वजह से जिस तरह से लोगों के पास रोज़गार चला गया और लोग बेरोज़गार हो गए और अपने घरों तक महदूद हो गए। ये तमाम उनसर थे जिसकी वजह से श्रीलंका की मैशत गिरी। मगर IMF के प्रोग्राम में भी थे। IMF उनसे बार बार कहता रहा कि आपको टैक्सेस में इजाफा करना है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट होने से बचना है, आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट होने से बचना है। तो बार बार यही पक्सा ख़ानदान यही कहता रहा कि आवाम को रिलीफ देना है, हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। और फिर जो सूरत हाल बनी वो हम सब के सामने है। वो पूरी तारीख़ उसके अंदर अब दर्ज होगी एक श्रीलंका के हवाले से भी। और ऐसी ही सूरत हाल अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, तो पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पर सख्त फ़ैसले किए हैं इस नई मखलूत हुकूमत ने। अमूमन होता यह है कि जब भी हुकूमतों का आखिरी साल हुआ करता है तो वो बड़े मकबूल फ़ैसले किए करते हैं, मगर इस नई मखलूत हुकूमत के लिए तो पहला साल ही आखिरी साल है। यानी कि अगर इतने सख्त फ़ैसले करेंगे, और सियासी एक कीमत है, सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। आवाम जो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे वो मज़ीद उस परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। फ़कत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ही नहीं है, बल्कि लोड शेडिंग का जिस तरह से एक इफ़रियत का सामना हमें करना पड़ रहा है, और हर घंटे बाद या कोई पता नहीं है कि लाइट कब आएगी, लाइट कब जाएगी। बेयकीनी और गैर एलानी लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो भी हम सब के सामने है। और फिर इसी असना में बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना। तो आवाम ये सवाल कर रही है कि बिजली तो अव्वल आती नहीं, और अगर आ भी रही है तो फिर इतने महंगे दामों यानी उनके बिलों में इजाफा कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। ये यकीनी तौर पर इस हुकूमत को जवाबदेह होना है। ये नई मखलूत हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके गई है, क्योंकि अपने इरादे से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है इस नई मखलूत हुकूमत ने, और इस चैलेंज को कबूल किया है इस नई मखलूत हुकूमत ने। अगर इस चैलेंज को कबूल किया है तो फिर डिलीवर भी करके बताना है आपने। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साबिका दौर हुकूमत ने ऐसा किया है। अगर वो ये कहें कि बिजली जो लोड शेडिंग है इस वजह से हो रही है कि जो मतलूबा जो ईंधन हमें चाहिए वो नहीं ख़रीदा साबिका दौर ने, तो फिर आपको करना है वो सब, और आपको आवाम को रिलीफ देना है। सख्त फैसले करने हैं, लेकिन करें, ज़रूर करें, लेकिन अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं आपने उनको भी कम करना है, और इस महंगाई की इस लहर में आवाम के साथ इज़हार यकजहती भी करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप बड़े बड़े कॉन्वाय के साथ, आप बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स लेकर साथ घूमते रहें और फिर ये बातें करें कि हमें बहुत दुख होता है, हम कपड़े अपने बेच देंगे और आटा सस्ता कर देंगे। ये फिर नहीं हो सकता है। आपके इन वादों का लोग मजाक उड़ाएंगे। आपने अगर हकीकी तौर पर आपको इतना ही दर्द दिल है तो फिर आपको सही मानों में इक़दामात करने होंगे। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो फिर आपके जो वादे वईद हैं एक सियासी जमात को रन करने के लिए, एक इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए तो हो सकते हैं काफ़ी, लेकिन सही मानों में आवाम के दिलों में ये घर नहीं कर सकेंगे। आवाम के दिल तभी मुतमईन हो सकेंगे कि आप इस तमाम चीज़ों को डिलीवर भी कर सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहाँ तक इजाफा है, लोड शेडिंग के जो मसले मसाइल हैं और तमाम तर जो चीज़ें हैं ये साथ साथ जो चल रही हैं, ये जो साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, यकीनी तौर पर इस नई मखलूत हुकूमत के लिए तो सेटअप है ही है, और मुश्किलात भी हैं इस नई मखलूत सेटअप के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो जुड़ी हुई है सियासी हवाले से भी, मुल्क में जिस तरह से बेयकीनी की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, और उसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह से इन तमाम सूरत हाल को कैश करते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर अवाम की हमदर्दियाँ समेटते हुए बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं, और वहाँ भी इस नई मखलूत हुकूमत को भी दबाव इनके ऊपर बढ़ा रहे हैं, इदारों के ऊपर भी दबाव को बढ़ा रहे हैं, और बार बार वो बातें कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी तो मैं धरना दूंगा, इस्लामाबाद में दूंगा, अपने लोगों को लेकर आऊँगा इस्लामाबाद में। और तमाम सूरत हाल के ऊपर जिस तरह से मईशत के हवाले से वो बार बार बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी जाती तो उसका नुकसान ये होगा कि जो कि हो रहा है, मुल्क खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इन लोगों से नहीं हो पा रहे हैं फ़ैसले, इन्होंने सख्त फ़ैसले किए हैं, और उन सख्त फ़ैसलों के नतीजे में महंगाई की एक लहर है। हमने IMF के साथ प्रोग्राम किया था, यकीनन किया था, ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो वो ये कहते हैं इस हवाले से कि IMF ने हमसे कहा था कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, IMF ने हमसे कहा था कि आपने बिजली की कीमतों में बढ़ानी है, IMF ने कहा था कि डीजल की कीमतों में इजाफा करना है, मगर हमने इस दबाव को मुस्तरद किया था, और हमने टैक्स महसूलात और दीगर तमाम ज़राए के ज़रिए हमने पैसे इकट्ठे किए थे, और उन्हीं की मद में हम सब्सिडी आवाम को दे रहे थे, रिलीफ दे रहे थे।
मगर मौजूदा जो नया मखलूत सेटअप है ये IMF के दबाव में आए हैं और इन्होंने दबाव को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने की वजह ही यही है जिसके नताइज सामने आ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी हो रहा है और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और बिजली की कीमतों में भी बातें चल रही हैं कि 7 से 8 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो इजाफा किया जाएगा। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के हवाले से कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जो पॉलिसी है, हिकमत अमली है, उसको लेकर चलती हुई नज़र आ रही है। तो इस हवाले से भी जिस तरह से इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं इमरान खान साहब, और जिस हवाले से बार बार अब तो ये भी कह दिया कि चूँकि तमाम तर जो मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में आने का, ये कि लॉन्ग मार्च धरना होगा, कौन सा मकाम का तयन होगा नहीं होगा, जो कि पहले कुछ हो चुका, यकीनी तौर पर वह काबिल मज़म्मत है जिस तरह से इस नई मखलूत हुकूमत ने किया है कि लोगों को रोका गया, कंटेनर्स जगह जगह पर लगाए गए और फिर जिस तरह से बेदर्दी से जो शेलिंग की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए। आप कहें कि रास्ते खुले हैं, ये जगह का तयन है, आप आएँ, बैठें, अपना लॉन्ग मार्च करें, धरना करें, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप जब लोगों को रोकते हैं या फिर आप लोगों के ऊपर शेलिंग करते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं, तो फिर आप इस तहरीक को जुल्म और जबर के ज़रिए जब रोकने की कोशिश करते हैं तो किसी भी तहरीक के अंदर खुद ब खुद मज़ीद एक तहरुक पैदा हो जाता है और इसके अंदर मज़ीद एक शिद्दत आ जाती है। और यही काम इस नई मखलूत हुकूमत ने किया है और इसी हवाले से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा की जानिब देख रही है और वो कह रही है कि आप इंसाफ करें, देखें कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, देखें कि हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है और ये देखें कि हमारे ऊपर बेदर्दी से शेलिंग की गई है और हमारे जो कारकुनान हैं वो उनको अब्दी नींद सुलाया गया है। तो इस हवाले से अदालत उज़्मा ने यकीनी तौर पर एक फ़ैसला तो जारी किया है, लेकिन उस फैसले के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो कानूनदान अभी कहते हुए नज़र आते हैं कि अबहम है। अबहम यह है कि अदालत उज़्मा ने 7 सवाल किए हैं मुतल्लिक़ा इदारों से, जिसके अंदर DG ISI भी हैं और IB के इदारों से भी और दीगर भी जो इदारे हैं उनसे भी एक जवाब तलब किया गया है और कहा गया है कि आप बताएं कि इस हवाले से कितने लोगों के ऊपर जो रिपोर्ट है, कितने लोग आए, किन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, किन लोगों को हुकूमती सतह के ऊपर गिरफ्तारियाँ उनकी की गई है, तशद्दुद का निशाना, ये तमाम जो 7 सवालात किए गए हैं इस हवाले से एक कमेटी जो बनाई गई है इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कल ये कह दिया कि अदालत उज़्मा और जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं वो ये बेहतर जानते हैं, मगर वो ये तो देखें कि कमेटी के अंदर जितने भी आपने अरकान को शामिल किया है वो सभी के सभी सरकारी हैं। कोई तो आप सिविल सोसाइटी से ले लें। और मोअज़्ज़ज़ जजेस को मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर आप भी ये बेहतर जानते हैं कि अगर आपने कोई भी फ़ैसला करना हो तो दोनों साइड का जो मौक़िफ़ होता है वो सुना जाता है। आप फ़िलहाल एक साइड का, क्योंकि आपने जो कमेटी बनाई है उसमें सभी हुकूमती अरकान हैं या हुकूमती कमेटी के ऊपर वो मुश्तमिल है और दूसरी जगह पर जो सिविल सोसाइटी है उनके लोग आपने शामिल नहीं किए हैं। आपको उन्हीं लोगों को भी शामिल करना होगा और उसी की बिना के ऊपर जो सही और एक मुदल्लल जो जवाब होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। और यकीनी तौर पर ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनीर में होने वाला जो जलसा है उसके अंदर इस्लामाबाद आने का जो धरने का जो प्लानिंग की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसका ऐलान कर देंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया क्योंकि कल इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हम अदालत उज़्मा के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे और इसी वजह से तब तक हम अपनी जो हिकमत अमली है धरने वाली हम उसको रोकेंगे। लेकिन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये बात कर भी ली जाए और ये सवाल बन भी रहा है, तज्ज़ियाकारों के सामने आ भी रहा है कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चल रही है, इदारों के ऊपर दबाव भी बढ़ा रही है, महंगाई के उनसर के ऊपर भी अपनी सियासत को चमका रही है, तो तमाम सूरत हाल के ऊपर क्या इदारे वाक़ईन जिस तरह से बार बार वो न्यूट्रल होकर मुखातिब हो रहे हैं कि न्यूट्रल देखें कि मुल्की सालमियत भी कोई चीज़ होती है, आपने न्यूट्रल रहना है, बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ देखें कि मुल्की सालमियत भी कोई चीज़ है, आपका उसको भी दिफा करना होगा। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर जिस किस्म का जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती हुई आ रही है, क्या इससे इदारों के ऊपर दबाव आएगा? ये एक अहम सवाल है। और अगर दबाव आएगा तो इस नई मखलूत हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से ये नई मखलूत हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर रही है, गैस की कीमतों में इजाफ़ा, पेट्रोलियम और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा, तो इससे तो यही लग रहा है कि ये यकीन हो चुका है और ये
कॉन्फिडेंस दे दिया गया है कि अब आपने जो आइनी मुद्दत है इस पार्लिमान की उसको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद जो है आपने इलेक्शन की जानिब यकीनी तौर पर जाना ही जाना है, और उस तनाजुर में जो कि पहले सख्त फैसले करने हैं और IMF का प्रोग्राम बहाल करना है, वो आप फैसले आज़ादाना करें, चाहे वो सख्त है या मुल्की सालमियत या आपको सियासी पॉइंट स्कोरिंग या आपको सियासी जो कीमत है वो अदा भी करनी पड़ी तो आप करें, लेकिन आप सख्त फैसले करें और IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको बहाल करें। इस हवाले से दीगर भी जो नुकात हैं प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के हवाले से जिस तरह से तमाम सूरत हाल हमारे सामने रही है, और हमने बार बार इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम तर सूरत हाल के ऊपर डिस्कस भी किया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी 100 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, तकरीबन 3 माह रूस और यूक्रेन की जंग को, लेकिन प्यूटन इंतज़ामिया के लिए काफ़ी तशवीशनाक बात साबित हुई है, क्योंकि प्यूटन इंतज़ामिया ये नहीं समझ पा रही थी और बड़ी आसानी से यूक्रेन को जो अपना हदफ तस्लीम करती थी कि अगर हम इनके ऊपर हमला कर देंगे तो बड़ी आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी और हम बड़ी आसानी से यूक्रेन के ऊपर अपना जो कंट्रोल है हम उसको हासिल कर सकेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरह से एक बड़ी तादाद में पूरे यूरोप से रज़ाकाराना जो अफवाज आप उसको कह लें कि या जंगजू कह लें कि जिस तरह से वो यूक्रेन में आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, तो उन तमाम अनासर ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है रशिया के लिए भी। और जो स्टिंगर मिसाइल यकीनी तौर पर ये वही असलहा है जिसने अफ़गानिस्तान में, जिस तरह से हमने देखा था कि सोवियत यूनियन का जो शिकस्त से दो चार हुआ था, तो इसी मिसाइल ने, इसी टेक्नोलॉजी ने बड़ी हद तक जो है वो कारआमद साबित हुआ था और इसी ने सोवियत यूनियन को पीछे हटने के ऊपर भी मजबूर किया था। आज यही टेक्नोलॉजी या यही मिसाइल जो इक्विपमेंट वेपन जो है वो आज इन यूक्रेन के तमाम गली मोहल्लों में उन रज़ाकाराना जो फोर्सेस जो काम कर रही हैं यूक्रेन के हक़ में और रशिया के अगेंस्ट, ये उन्हीं के पास है। सवाल ये है कि उनको कौन असलहा दे रहा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका बार बार कह चुका है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन तौर पर हम बरह रास्त अपनी अफवाज को वहाँ पर नहीं भेजेंगे, लेकिन वहाँ से पहले से जो मौजूद जो अहलकार हैं जो लड़ रहे हैं हम उनको उनकी ताकत में इजाफ़ा करेंगे, हम उनको असलहा देंगे। और एक आदाद शुमार के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इतनी तादाद में स्टिंग मिसाइल जो हैं वो वहाँ पर हैं कि पेंटागन के पास वो कम पड़ गए हैं। और जो स्टिंगर मिसाइल जो साज जो कंपनी है उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप ये मज़ीद बनाएं, और 30 माह का कम से कम वक्त लगता है इन तमाम जो डिमांड जो की गई है उसको मज़ीद मुकम्मल करने में। रूस और यूक्रेन के हवाले से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो ख़ित्ते के अंदर जिस तरह से महंगाई की लहर देख रहे हैं, ना सिर्फ ख़ित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, उसमें रशिया और यूक्रेन का एक बड़ा किरदार है। रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो ममालिक ही ऐसे हैं जो मुतादिद ऐसे ममालिक हैं जिनकी ज़रूरियात को ये पूरा करते हैं। गंदम के हवाले से अगर हम देखें तो 70% इलाका यूक्रेन का काबिल काश्त है, और यूक्रेन से एक बड़ी तादाद में गंदम बांग्लादेश और मिस्र और दीगर ममालिक को जाया करती है, इसी तरह रशिया से भी जाया करती है। और फिर रशिया तेल और गैस के हवाले से, यानी तवानाई के शोबे के हवाले से भी बड़ा एक अहमियत का हामिल मुल्क है। और ऐसे में जब अमरीकी पाबंदियाँ उसके ऊपर लगी हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और जो इफ़ेक्ट आया है आलमी मार्केट के ऊपर, और बिलखसूस अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, या फिर श्रीलंका की सूरत हाल हो या ख़ित्ते के दीगर ममालिक हो, तो उनके ऊपर भी जो इम्पेक्ट पड़ रहा है, ये वजह है रूस और यूक्रेन के हवाले से। इस किरदार को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब रशिया और यूक्रेन का मामला होगा क्या? हमने इसी प्लेटफॉर्म से बात की थी और सवाल किया था अपने मेहमानों के आगे, क्या ये वाकई ये अफ़गानिस्तान की तरह ही मामला जाएगा या बड़ी आसानी से रशिया जो है वो उसका कंट्रोल हासिल कर सकेगा और मामला जो है वो चंद हफ्तों के अंदर ही हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तज्ज़ियाकारों की राय एक हद तक तो ये थी कि ये मामला जो है बड़ी जल्दी हद तक जो है वो निमट जाएगा, मगर चूँकि 100 रोज़ अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं और यूक्रेन के ऊपर रशिया जो है अपना पूरा कंट्रोल हासिल नहीं कर सका है। और यही वजह है कि रज़ाकाराना जो फोर्स है और बाकी जो यूक्रेन की, जिसको हम गोरिल्ला वार कहते हैं, कि जो गली मोहल्लों में या फिर
जिसको कह लें कि एक मशक़ें की जाती हैं या फिर ख़ैमों के अंदर से जो लड़ी जाती है जो चीज़ें, ये वैसी जंग अब अपनाई जा रही है यूक्रेन की जानिब से और उनकी अफ़वाज की जानिब से, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मुश्किलात भी आ रही हैं रशिया की इन फोर्सेस को। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि आलमी दुनिया का क्या किरदार है रशिया के हवाले से भी और यूक्रेन के इस मामले के, तो वो हमें खातिर खा नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पर अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद बार बार असलहे की जो दस्याबी है उसी को यकीनी बनाया जा रहा है, मगर डायलॉग का जो रास्ता है उसके ऊपर बात या उसके ऊपर ज़ोर नहीं दिया जा रहा। रूस और यूक्रेन का मामला था क्या? अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए अगर मैं अर्ज़ करता चलूँ तो रूस को इस हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि यूक्रेन जो है वो नेटो के अंदर शामिल होना चाहता है, और ये तहफ़्फ़ुज़ात उसके किसी हद तक दुरुस्त भी थे, क्योंकि यूक्रेन के सदर ये बार बार बात कर चुके थे कि हमने रशिया से अब हाथ को अपने निकालना है और अपनी पॉलिसीज़ को वहाँ से निकालना है, और हमने यूरोप और अमेरिका की जानिब रुजू करना है, और हमने नेटो में शामिल होना है ताकि हमारा जो दिफाई एक निज़ाम है वो मज़ीद मजबूत हो सके, और इसकी बार बार यकीन दहानियाँ करवाई गई थी। रशिया इस हवाले से बार बार सख्त बयानात तो दे चुका था कि आप ऐसा ना करें कि नेटो में इत्तेहाद करें, लेकिन उसके साथ साथ रशिया ने जो दीगर जो खित्ते के अपने जो दीगर खित्ते के जो ममालिक थे उनसे भी राबते किए, उनकी क़यादत से राबते किए, और बार बार ये यकीन दहानी मांगी गई कि इस चीज़ को एश्योर करवाया जाए कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं करेगा। अगर आप हमें ये यकीन दहानी करवा देते हैं तो फिर ठीक है, मुतमईन हैं हम, लेकिन रशिया को इस हवाले से यकीन दहानी नहीं करवाई गई, और बार बार अमेरिका की जानिब से भी ऐसे बयान दिए गए कि नेटो एक आज़ाद फोरम है, इसके अंदर जो भी शामिल होना चाहेगा उसकी शराइत हैं वो आ सकता है, और फिर वो उन्हीं शराइत के ऊपर आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। यानी कि रशिया को ये यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही थी, और बिल आखिर ये लफ्ज़ी गोलाबारी से, लफ्ज़ी तकरार से ये मामला इस नहज पर जा पहुँचा कि रशिया ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। एक नफसियाती जंग भी इससे पहले थी कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा या फिर करेगा, क्योंकि अमेरिकी एजेंसीज बार बार ये रिपोर्ट्स दे रही थी कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, और इस ज़िमन में एक तारीख़ भी दी गई थी अमेरिकी एजेंसीज़ की जानिब से, मगर उस तारीख़ को हमला तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल फरवरी में जब ये हमला किया जाता है और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से तबाही होती है, अभी भी बात की जा रही है कि बंदरगाहों में टनों के हिसाब से जो गंदम का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है वो ख़राब होने को है, लेकिन सप्लाई नहीं है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को उनका एक हसार बनाया हुआ है, और इस मामले को जिस हद तक जो मामला जो जंग वाला जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इसके अंदर मज़ीद शिद्दत ही आती जा रही है। अब मामला ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या दीगर ममालिक हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है और वो कर भी रहे हैं। इस हवाले से बेलारूस में भी हमने देखा कि किसी हद तक मुज़ाकरात भी हुए, जहाँ पर ये बातें की जा रही थी कि मामला जो है वो मुफाहमत के साथ हल हो जाए, लेकिन यूक्रेन का इल्ज़ाम ये है कि रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर पूरा असर रसूख उसका हो जाए, और जबकि रशिया ये चाहता है कि अगर आपने एक अच्छी रियासत और हुकूमत बनना है तो आपको बेलारूस से ऐसा होना चाहिए। और बेलारूस क्या है? बेलारूस यकीनी तौर पर वैसे ही मुल्क है कि मुकम्मल तौर पर ताबेदारी है, मुकम्मल तौर पर एक मातहत है रशिया के इस निज़ाम के तहत और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर। और फिर हमने इससे देखा कि ये मुज़ाकरात भी या मुफाहमत जो कोशिशें की गई बेलारूस के अंदर, वो भी इस हद तक कामयाब नहीं हो सकी है। आलमी दुनिया बार बार ये कहती हुई नज़र आती है कि हम इंसानियत की बात करते हैं, जंगें जो हैं उनका आगाज़ नहीं चाहते हैं बल्कि उनका ख़ात्मा चाहते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का किरदार भी बड़ा वाज़ेह होकर नज़र आया है। अमेरिका ने किसी भी ऐसे मुज़ाकरात की सरपरस्ती नहीं की है कि हकीकी मानों में अगर हम ये देखें कि मुफाहमत या मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को ख़त्म करना चाहे। लेकिन ये बात भी हतमी है, अगर रशिया के ऊपर मज़ीद भी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, जिस तरह के आए रोज़ इन चीज़ों के अंदर इजाफ़ा ही हुआ जा रहा है, अगर ये सिलसिला जारी रहता है, अगर ये सिलसिला जारी उसारी रहता है, तो ये फिर मामला इस नहज के ऊपर नहीं रुकेगा, ये मामला फिर मज़ीद आगे भी जाएगा। क्योंकि यूरोप के अंदर हमें पता होना चाहिए कि जिस तरह से एक गैस का एक बड़े जो ज़ख़ायर हैं, यानी कि गैस जो सप्लाई करता है वो रशिया ही है। अगर ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अगर उसके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं या रोक दिया जाता है ये तमाम सूरत हाल के ऊपर, तो ये फिर यूरोप के अंदर भी एक सही मानों में और एक बड़ी सतह के ऊपर बहरान आएगा। फिर यूरोप के पास इस तरह का कोई मुतबादिल नहीं है कि वो अपने जो गैस के जो ज़ख़ायर हैं या वो किसी से ले सके या उसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको फुलफ़िल कर सके। इसी तरह तेल की भी सूरत हाल है। तेल में भी यकीनी तौर पर जो रशिया है
एक बड़ा ज़ख़ायर है और इस हवाले से वही यूरोप के हवाले से जो एक सप्लाई करता है यूरोप को, एक बड़ी मार्केट है। ये बार बार बातें की गई थी कि आपको मुतबादिल बनना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात या अरब ममालिक को कहा गया था कि आपको मुतबादिल बनना पड़ेगा। इस हवाले से कुछ ममालिक से बात भी हुई, लेकिन जिन ममालिक से बात की गई उन ममालिक के हवाले से भी जो ख़बरें हैं, जो मौक़िफ़ है, वो दो टोक सामने आया और वो ये सामने आया कि हम रशिया का मुतबादिल नहीं बनेंगे। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जिस तरह की जो चीज़ें हैं, और फिर ये कहा गया कि आपको रूस और यूक्रेन के हवाले से बात करना पड़ेगी, आपको उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, आपको उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हम मुतबादिल रूस का नहीं बन सकते हैं। तो इस हवाले से जब चीज़ें ये सामने आई और बार बार कोशिश की गई और बार बार ये कोशिश की गई कि तमाम सूरत हाल के ऊपर बात की गई, लेकिन अमेरिका की इस हद तक हमने देखा है कि अमेरिका ने किसी भी ऐसे मुज़ाकरात की, ये किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की सरपरस्ती नहीं की है कि जिससे रूस और यूक्रेन का जो मामला है वो हमें हल होता हुआ नज़र आए। आज अगर श्रीलंका की जो सूरत हाल हमारे सामने है तो इसके अंदर भी बड़ा किरदार रशिया और यूक्रेन वार ही है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से एक बड़ी तादाद में श्रीलंका की अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सियाहत की, तो वहाँ पर 20 से 25 या 30% ऐसे लोग हैं जो रशिया और यूक्रेन से लोग आया करते थे श्रीलंका के अंदर सियाहत करने के लिए, और फिर वो लोग नहीं आए हैं इसी जंग की वजह से। और फिर यूक्रेन से यकीनी तौर पर गंदम का एक बड़ा ज़ख़ीरा आता रहा है श्रीलंका में। और फिर हमने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन का जो मामला जंग बंदी वाला शुरू हुआ, जंग शुरू हुई, और उसके बाद जो तमाम तर मामला रहा और रशिया ने जिस तरह से एक हसार खींचा और यूक्रेन के इर्द गिर्द, और उसके बाद वो नहीं आ सके हैं श्रीलंका में गंदम। और फिर इसके हवाले से दीगर जो ममालिक हैं, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, दीगर भी ममालिक हैं, और ये बातें की जा रही हैं कि गंदम के भी अब जो मामलात हैं, वो जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी मुमकिन तौर पर गंदम के बहरान का सामना है, और कहीं ना कहीं हद तक हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की स्टेटमेंट भी सामने से गुजरी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ हम गंदम की जो ख़रीदारी है उसको यकीनी बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी हद तक रुकावटें हैं। अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमती सतह के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बरह रास्त जो है ये जो गंदम वाले जो हमें मुमकिन तौर पर एक बहरान का सामना करना पड़ सकता है, हम उस बहरान को आने से पहले ही टाल सकें। और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि हमें एक बड़े ज़ख़ीरे के अंदाज़ में जो है वो रशिया से हमें गंदम मिल जाती है वाफर मकदार में और एक मुनासिब कीमत में, क्योंकि हमने कीमतों का भी इससे काम देखना है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही महंगाई की जिस हद तक जो लहर में एक जारी उसारी है मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और अवाम जिस हद तक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो उसके अंदर एक मुनासिब कीमत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आटे की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, तो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में पहले ही से ही इजाफा है, तो ये बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी इस आवाम के लिए। ये तमाम तर मौज़ूआत थे जो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखे। दीगर भी मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम में आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम आपके सामने रखते रहेंगे, और हमारे साथ मेहमान भी होंगे, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।